प्रिय मित्रों, अभी तक हमने सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता प्राप्त कैसे की जाए उसके पहले बिंदु पर पिछले वीडियो में हमारी चर्चा वहाँ पर समाप्त हुई थी। वहाँ पर मैंने उसको खत्म किया था और वो बिंदु था पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण। और मैंने बहुत डिटेल में आपको इसको बताने का प्रयास किया कि यदि हमें रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी प्राप्त करनी है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करनी है, जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना है, उसको उसी रूप में बताना है, समझाना है, चाहे हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम अपने भावों को उसमें समावेश करें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है अनायास ही। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो हमें ज़रूरत है वो ज़रूरत है कि हम जिस चीज़ पर भी अनुसंधान कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमारे उद्देश्य या हमारा जो एम जो हमारा है उसके आधार पर हम पहले से ही कुछ विशिष्ट अगर शब्द आते हैं या कुछ विशेष हमारे लक्ष्य हैं या कोई विशेष ऐसी हमारी अवधारणा है तो उनको हम एक निश्चित मानक उसका तय कर दें, उसके एक निश्चित शब्द उनको परिभाषित कर दें, ताकि बार बार हम उन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं हो, उनमें उलझे नहीं। ये हमने बात अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, जो है देव निदर्शन के उपयोग को प्रधानता। देव निदर्शन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से अनुसंधान के अंतर्गत हम कम मात्रा में सैंपल लेके, डेटा लेकर वही उत्तर या वही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं जो कि सभी पर अध्ययन करने से प्राप्त होता है। एक सैंपलिंग व्यवस्था है। सैंपलिंग व्यवस्था वैसे भी हमारे सिलेबस में है, तो उस पर हम बात करेंगे ही निश्चित तौर पर, बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको इतना ही बता दूं कि निदर्शन या सैंपलिंग विधि को अगर साधारण शब्दों में समझाया जाए तो जो हमेशा मैं उदाहरण देता हूं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे चेकअप करता है, फिर वो लिख देता है कि चलिए साहब ऐसा ये है, वो आप ऐसा कीजिए, ब्लड टेस्ट कराइए या वो टेस्ट कराइए। अब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जब हम जाते हैं लैब में, या जो वो आता है टेक्नीशियन और खून लेता है, तो रक्त की 2, 4, 10, 15 बूंदें निकालता है, पूरा का पूरा खून तो नहीं निकालता। और उन 2, 4 बूंदों पर परीक्षण करके जो रिजल्ट आता है वो पूरी रक्त पर लागू हो जाता है, पूरे शरीर पर लागू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधानों में भी अनुसंधान के वक्त में यदि हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अपने सैंपल चुनते हैं, अपने डेटा का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, और उन पर जो हम रिसर्च करते हैं, उन पर हम जो परीक्षण करते हैं, उन पर जो हम अध्ययन करते हैं, उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट सभी पर समान रूप से लागू हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर मुझे बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर कोई रिसर्च करना है। अब यही मान लीजिए भी कितने छात्र जो है वो, या कितने विद्यार्थी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो अभी चल रही है, जिसमें रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन पर मैसेज पर आ जाती है, व्हाट्सएप पर, कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग उसके ऊपर क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो उसको सही मानते या गलत मानते, इसी बात पर अगर हम छोटा सा रिसर्च करें तो मान लीजिए अगर सेकेंड ईयर में ही केवल समाजशास्त्र विषय में ही मान लीजिए हमारे पास में 450 स्टूडेंट है या 350 स्टूडेंट है। अब 350 400 स्टूडेंट्स के एक एक व्यक्ति से बात करना, समय की भी उसमें बर्बादी होगी, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, अध्ययन लेट हो जाएगा। उसके स्थान पर अगर हम कोई निदर्शन पद्धति, चाहे वो लॉटरी विधि हो, चाहे रैंडम विधि हो, या कोई और अन्य विधि हो, उस विधि के माध्यम से 100-125 बच्चों का चयन कर लें, विद्यार्थियों का चयन कर लें, और उनसे हम प्रश्न पूछें, उनसे उनके ऊपर हम रिसर्च करें, तो उनसे जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट हम संपूर्ण पे लागू कर सकते हैं।
चाहे आप सबका अध्ययन करेंगे तो भी लगभग वही उत्तर मिलेगा, और आपने सैंपलिंग के माध्यम से, निदर्शन के माध्यम से अगर आपने अध्ययन किया है तो भी वही रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन मुख्य बात क्या है कि उससे निदर्शन पद्धति के माध्यम से या सैंपलिंग के माध्यम से आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट आपको कम समय में मिल जाएगा, श्रम की बचत होगी, धन की बचत होगी, और वो का वो रिजल्ट रहेगा। तो देव निदर्शन जो पद्धति है उसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, और इस प्रकार के अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की पूरी हमें एक प्रकार की आज़ादी भी मिल जाती है, हमें एक प्रकार की सुविधा भी मिल जाती है। यह देव निदर्शन पद्धति का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा बिंदु है क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता रखना। क्षेत्रीय कार्यकर्ता यानी कि जहां कहीं भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं अनुसंधानकर्ता के रूप में, आवश्यक नहीं है कि हम उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र की कल्चर से, उसकी संस्कृति से, उसके रहन सहन से, उनकी दूसरे तौर तरीके से परिचित ही हो पूर्णतया। तो अक्सर अनुसंधानकर्ता अपने साथ में कुछ ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो कि उस क्षेत्र से परिचित हो, जिसको हम लोकल भी कह सकते हैं, जो क्षेत्रीय कार्य यानी कि लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं, और उनके आधार पर रिसर्च असिस्टेंट रखे जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें रखी जाती है। आरए जिनको कहते हैं, अनुसंधान के अंतर्गत कई बार लोग रखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, उनको पेमेंट भी करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता जो होते हैं, ऐसे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होते हैं, उनसे अध्ययन में हमें काफ़ी मदद मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय जगहों से, रास्तों से, कल्चर से हर रूप से परिचित होते हैं, और उनका इंटरेस्ट भी होता है उसमें। तो ये एक प्रकार से अनुसंधानकर्ता को फायदा ही पहुंचाता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हर वह चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष होता है, दूसरा नकारात्मक पक्ष होता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिस व्यक्ति का चयन किया गया है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का चयन किया गया है अध्ययन के अंतर्गत मदद करने के लिए, वो ही कई बार उस अनुसंधान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो हमें मदद तो कर रहा है, हमें लगता है यार ये तो हमारी बहुत मदद कर रहा है, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वह अपने विचारों और अपने भावों के आधार पर उस अनुसंधान को मोड़ने का या हमारी सोच को मोड़ने का प्रयास करता है। अक्सर लोग फीडबैक लेते हैं, कई अफसर होते हैं, कहीं दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में ज्वाइन करते हैं या कहीं जाते हैं तो फीडबैक कर रहे हैं, कैसा आदमी है यार, क्या है, कैसा स्टाफ है, कैसे है, वो है वो है। अब सामने वाला जो बताने वाला है, जिससे फीडबैक लिया जा रहा है, जिसके साथ में सहयोग लिया जा रहा है, वो अपने मनोभाव और अपने विचारों को उसमें कर रहे हैं, साहब ये तो आदमी ठीक है, ये आदमी ठीक है, इसमें थोड़ी ये है वो है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बातें हमें मुख्य रूप से मूल अनुसंधान से दूर करने में मतलब अपना रोल निभा सकती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से हर चीज़ों को इंटरप्रेट करके हमें उस तरह से सोचने के लिए दृष्टिकोण दे देते हैं। हालांकि अगर अनुसंधानकर्ता समझदार है और थोड़ा सा सक्रिय है तो थोड़े दिनों में ही वो भाग जाएगा कि यार इसका तो इस चीज़ से थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। लेकिन अक्सर लोग उस पर आंख मूंद कर, अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, जो कि एक इंसानी फितरत भी होती है। तो ये क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमारी निर्भरता है, ये कई बार हमारे अनुसंधान को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इसलिए यदि हमें अपने अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता को रखना है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, और न यहाँ पर ये कहा गया है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता पर आप बिल्कुल भी विश्वास न करें, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य केवल ये है कि जितना हो सके आप भी उनके साथ मिलकर काम करें, उनके ऊपर नज़र रखें, उनकी बताई हुई बातों को टटोलते रहें समय समय पर, ताकि अक्षरश जैसा वो बताते हैं वैसे ही उसको न मान लिया जाए। ऐसा अक्सर होता है। मुझे याद है एक बार मैं चुनाव करवाने गया था डीडवाना, इस उदाहरण से शायद आप उसको चीज़ को समझ जाएंगे। तो जिस क्षेत्र में, जिस गांव में मेरे सबसे ज़्यादा वोटर थे, उस गांव का जो बीएलओ था, बूथ लेवल ऑफिसर,
उसने बड़ी मदद की और बहुत वो ढंग से काम कर रहा था और मैं बड़ा उससे इम्प्रेस था। मैंने कहा यार ये आदमी बड़ा तगड़ा आदमी है यार। स्कूल में टीचर थे वो। अक्सर गांव में स्कूल के टीचर वगैरह जो क्षेत्रीय होते हैं, लोकल होते हैं, उनकी अपनी खुद की कुछ राजनीति अलग ही चलती है, वो उसमें पूरा हस्तक्षेप रखते हैं। और बीएलओ होने के नाते तो वो तो घर घर से परिचित था, हर एक व्यक्ति से परिचित था। तो वो किसी पार्टी विशेष से, विचारधारा से जुड़ा हुआ था, किसी कैंडिडेट विशेष से। और लास्ट में जब बात हुई और जब मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं डिस्टर्बेंस है, ये है, वो, यार वो तो बीएलओ साहब ने तो बहुत मदद की, ये है वो, के साहब ये आपके बीएलओ साहब ने जो पीओ थे, प्रोसाइडिंग ऑफिसर जो था, जो अंदर वोटिंग करवाने के लिए मेन अधिकारी होता है, उन्होंने फिर मुझे फीडबैक दिया कि सर आप कह रहे हो दिन भर आप तो इधर उधर व्यस्त रहे क्योंकि आपके पास में तो बहुत सारे बूथ थे, ये बीएलओ साहब की ही मारामारी रही जो हमारे यहाँ पर इतनी भीड़ रही और इस तरह की चीज़ें, वो हर बात में इस तरह से रहते थे। ये मेरे पास फीडबैक आया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस कार्यकर्ता पर या जिस चीज़ पर हमारे विश्वास होता है वही हमें बाद में पता चलता है कि कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में हमें बाधक सिद्ध हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है। फिर है चौथा बिंदु, प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग। अब यहाँ ही इन बातों को जो मैं समाधान इसका कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए ये बहुत हमारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक तो है प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनियर, और दूसरा है अनुसूची यानी कि शेड्यूल। प्रश्नावली और अनुसूची ये भी हमारे सिलेबस में है और अक्सर इन पर प्रश्न बनते हैं, छोटे से लेकर बड़े प्रश्न इस पर बनते हैं। आपको अभी इसी को समझा दूं, क्लासरूम में तो मैं हमेशा बोर्ड पर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझाता था ताकि छोटे मोटे प्रश्न के रूप में ही बच्चों को समझ में आ जाए और 2 नंबर का सवाल आ जाए तो वो उसको समझ सकें, कर सकें। प्रश्नावली यानी कि प्रश्न, अगर उसका संधि विच्छेद करें तो प्रश्न प्लस अरावली यानी कि प्रश्नों की माला, प्रश्नों की वर्तनी, पूरी की पूरी श्रृंखला। इसमें अनुसंधान के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार का प्रपत्र होता है, एक प्रकार का होता है फॉर्म होता है जिसमें जिस चीज़ पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी बच्चों का मैंने उदाहरण दिया कि सेकेंड ईयर के बच्चों पर हम अनुसंधान करेंगे भाई ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो क्या है, तो उसमें कुछ प्रश्न जैसे उनसे संबंध लिख दिया कि भाई विद्यार्थी का नाम, कक्षा, पिता का नाम, उम्र, धर्म, जाति, ये वो फलाना। फिर उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस के बारे में संदर्भ में जो प्रश्न है वो प्रश्न बना दिए, कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं वो उस तरह से बना दिए। तो इस प्रकार के प्रश्न उसमें बना दिए जाते हैं। प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रश्नों के ही प्रोफॉर्म है एक प्रकार के, जिसमें अनुसंधान के संदर्भ में अनुसंधान के लिए जो भी अनिवार्य प्रश्न होते हैं वो प्रश्न उसमें रखे जाते हैं। फिर भी इनमें अलग अलग नाम क्यों हैं? क्वेश्चनियर और शेड्यूल यानी कि प्रश्नावली और अनुसूची, इन दोनों को डिफरेंस, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो केवल इतना ही है कि प्रश्नावली जो है वह डाक या अन्य माध्यम से, जैसे आजकल मेल हो गया, पहले डाक ही होता था, डाक के द्वारा जाती, आजकल डाक के या मेल या मैसेज के माध्यम से उत्तरदाता के पास पहुंच जाता है। उत्तरदाता उसको भर के अपने घर पे बैठ के उसको भर के वापस अनुसंधानकर्ता को दे देता है। तो जो डाक के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो भेजा जाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं को जाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति के द्वारा भी भेजा जा सकता है, वह तो हो गई प्रश्नावली। और अनुसूची यानी कि शेड्यूल वो है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, अनुसंधान जिनका वो कर रहा है, जो उनकी इकाइयाँ हैं, अध्ययन की इकाइयाँ हैं, जिससे उत्तर लेने हैं, उनके पास जाता है, उनसे प्रश्न पूछता है और अपने हाथों से उसके उत्तर भरता है। अनुसंधान करता वह है अनुसूची। तो इस डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा कि अनुसूची जो है उसमें अनुसंधान करता है या उससे जो भी कार्यकर्ता है वो खुद लेकर जाता है और सामने वाले से प्रश्न पूछकर उसके उत्तर अपने हाथों से भरता है। और प्रश्नावली जो है वो डाक के माध्यम से या अन्य माध्यम से भेजी जाती है, जिसको उत्तरदाता स्वयं अपने हाथों से भर के वापस उत्तर भेजता है। बाकी है तो दोनों ही प्रश्नों की श्रृंखला, दोनों में प्रश्न है, बस फर्क इतना ही है कि एक को अनुसंधान करता लेके जाता है, किसको? अनुसूची को, और प्रश्नावली
डाक के माध्यम से या अन्य माध्यम से भेजी जाती है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है अनुसूची और प्रश्नावली में। और अनुसंधानकर्ता सही तथ्य प्राप्त करने के लिए, ताकि उसका अनुसंधान जो है वो वस्तुनिष्ठ हो, उसका रिजल्ट जो है वो वस्तुनिष्ठ रहे, उसके लिए प्रश्नावली और अनुसूची का प्रयोग करेगा तो उसको वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन, यानी कि टूल्स। ये टूल्स हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, ये क्या है? टूल्स हैं। साधन एवं विधियां, विधि में जैसे देव निर्देशन पद्धति हो गई, मानकीकरण हो गया, ये क्या है? विधि है। तो ये इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। पांचवा है यांत्रिक साधनों का प्रयोग। यांत्रिक साधन, पहले यांत्रिक साधनों में बहुत कम साधन हुआ करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल फोटोग्राफी होती थी, फोटोग्राफ खींच लो या रिकॉर्डिंग कर लो। आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग और दुनिया भर की दूसरी चीज़ें आ गई है। आपको इतने बड़े बड़े गैजेट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में इतने सारे ऐप्स होते हैं। अभी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरी की पूरी एक मोबाइल के माध्यम से ही हो रही है। ये तो ठीक है, मेरे पास थोड़ा मोबाइल इस तरह से है, अगर नहीं तो कई ऐसे जो आए हैं मोबाइल, उनमें ये भी स्थिति है कि मैं चाहूँ तो अपना फ़ोटो भी आपका साथ में आता रहे और नोट्स भी आ जाए और रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि नए नए प्रकार के यांत्रिक साधन हमारे पास आ गए हैं। इन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है अनुसंधान के दौरान, ताकि अगर हम कोई चीज़ भूल जाएं या कोई आदमी उस बात से मुकर जाए तो उसको बताया जा सके कि भाई आपने ये बात यहाँ पर कही थी और ये हमारे पास में रिकॉर्डेड है। आज जो मैं आपको, हम लोग जो वीडियो आपको भेज रहे हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट पढ़िए पूरी की पूरी। आप जब चाहें उस लिंक को खोलें, उस प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस देखें और आराम से उसका अध्ययन करें। ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा प्लेलिस्ट में जाएं, देखें कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट को क्लिक करें, उसके सारे वीडियो आपको सामने मिल जाएंगे। तो इतना सारा हमारे पास में सुविधाएं हो गई हैं जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि एक बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूँ आपको कि कहना बहुत आसान होता है कि यांत्रिक साधनों का प्रयोग करें, लेकिन हकीकत में यांत्रिक साधनों का प्रयोग इतना आसान है नहीं, क्योंकि लोग अपनी बातों को रिकॉर्ड करवाना कम पसंद करते हैं। पता नहीं सामने वाला क्या उसका काम में ले ले, किस रूप में उसको प्रयोग करे, इस प्रकार की बातें अक्सर लोगों के दिमाग में आती हैं। तो यांत्रिक साधनों का प्रयोग करना जितना कहना आसान है, उतना आसान वास्तव में होता नहीं है। यहां पर यह समझने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। छठा बिंदु है प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग। इस प्रकार के प्रयोगात्मक पद्धतियां विकसित हो चुकी हैं। पूर्व परीक्षण, पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण। थोड़ा डिटेल में मैंने जब अनुसंधान के प्रकार बताए थे उसमें मैंने इस पर बात की थी, लेकिन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में, जीव विज्ञानों में, अन्य विज्ञानों में प्रैक्टिकल लैब में होते हैं, वैसे ही सामाजिक अनुसंधानों में भी अनुसंधान करता चाहे तो इन प्रयोगात्मक पद्धतियों को प्रयोग में ले सकता है और इनके माध्यम से अपने अध्ययन को जो है वह वस्तुनिष्ठ बनाने में उसको सहायता मिल सकती है। अब हम आते हैं अपने 7वें बिंदु पर, और हमारा जो ये 7वां बिंदु है यह है सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग करना। सांख्यिकीय अनुमाप जो है, सांख्यिकी जो पद्धतियां हैं, ये पद्धतियां अक्सर अनुसंधान में काम में आती हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि आपका जो सेकेंड ईयर का ये आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें आपके मीन, मोड, मीडियन आएगा। न्यूमेरिकल है, थियरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। ये वो बेसिक, ये प्रारंभिक जानकारी है आपके लिए। इन जो सांख्यिकी अनुमाप जो है, ये सांख्यिकी पद्धतियाँ जो हैं, इन पद्धतियों के माध्यम से हम अपने गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। 2 प्रकार के डेटा हमें अनुसंधान में प्राप्त होते हैं सामाजिक अनुसंधानों में, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी कि गणनात्मक और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। मान लीजिए अगर मैं ये बात कहूँ कि मैंने एक बहुत लंबा सांप देखा या फला आदमी बहुत अच्छा है,
रिसर्च करने जाएंगे तो हम लोगों से ही सवाल जवाब पूछेंगे। लोगों ने पूछेगा इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं कि साहब बहुत बकवास है साहब, ऐसा अच्छा होना ठीक नहीं है। यार बारिश कैसी चल रही है, अक्सर हम गाँव में बात करते हैं, और जमाना कैसा है आपके, क्या साहब कोई ज़्यादा विशेष दम नहीं है, अब यार जमाना ठीक नहीं हुआ या बहुत जोरदार जमाना हुआ साहब। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये गुणात्मक है। बहुत अच्छा हुआ क्या होता है, बहुत अच्छे का मतलब, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया का क्या मतलब होता है, हम क्या उसको उससे सोचें। रिसर्च के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, टू द पॉइंट बात करें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसके बजाय हम कहें इतना मिलीमीटर बारिश हुई, इतना इंच बारिश हुई, या इतना प्रोडक्ट हुआ, या वो चीज़ें जो है ये इतना, मैंने 5 फुट लंबा सांप देखा, अब 5 फुट लंबा 5 फुट ही रहेगा, वो कहीं पर भी चले जाएंगे वो 5 फुट ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा गणनात्मक तथ्य। गुणात्मक क्या हो गया, बहुत अच्छा आदमी है। अब बहुत अच्छे का क्या मतलब, तो ये जो हो गया ये क्या हो गया, गुणात्मक तथ्य हो गए। तो गुणात्मक तथ्यों को गणात्मक तथ्यों में गणनात्मक तथ्यों में बदलने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, और ये हमारे अनुसंधान में बहुत हमारी सहायता कर सकता है। कम से कम ऑब्जेक्टिविटी जहाँ तक प्राप्त करने का सवाल है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का जहाँ तक सवाल है, इसमें हमें सहायता कर सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आगे के बिंदुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।